हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नाउन की कैटेगरी की बात कर रहे थे और पिछली क्लासों में हमने नाउन का डिस्कस किया था, उनका काइंड्स देखे थे, किस प्रकार के नाउन्स होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं, किस कैटेगरी में बेसिस होते हैं। तो उसी को आगे करते हुए आज नाउन की कैटेगरी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो वो करते हैं केसेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? केसेस के अकॉर्डिंग। और इन्हीं केसेस को हम हिंदी में कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हिंदी में केसेस को ही कारक कहते हैं। तो नाउन के केसेस के बेसिस पे हम बात करें इसके काइंड्स की, तो इसके 4 टाइप हैं। तो हम एक एक करके चारों को पढ़ेंगे। पहला अपना जो टाइप है वो टाइप होता है सब्जेक्टिव। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो बात ऐसी है कि पहला जो टाइप है उसके 2 नाम है, चाहे सब्जेक्टिव कह लो चाहे नॉमिनेटिव कह लो। वो किसके प्रकार है? नाउन के केसेस के अकॉर्डिंग पहला टाइप है। अगर एग्जाम्पल की बात करें और सब्जेक्टिव केस की क्या विशेषता होती है या सब्जेक्टिव की क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। मतलब नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। इसकी हिंदी डेफिनेशन की बात करें तो नाउन को एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे यह है इस सब्जेक्टिव की डेफिनेशन हो गई अपने पास में। अगर दूसरे केस की बात करें तो दूसरा टाइप होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम है वो अपने पास में है एक्यूजेटिव केस। कौन सा केस? एक्यूजेटिव केस। और जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव की बात करें तो नाउन को किसके तौर पे यूज किया जाता है? एज ए सब्जेक्ट के यूज पे तौर किया जाता है। तो उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट को, नाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। नाउन इज यूज, अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो होगा नाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही होगी कि नाउन को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। अगर दोनों का हम एक एग्जाम्पल देखें जिससे हमें दोनों ही क्लियरिफाई होते हैं। क्या एग्जाम्पल होता है? जैसे हम एग्जाम्पल लें, राम सेज सीता। तो यहां पर देखें तो अपन ने पिछली क्लासों में जो डिस्कस किया था तो वो पहचान का ही तो किया था कि नाउन की पहचान किस प्रकार करते हैं। तो नाउन की पहचान हमें पता चलता है कि नाम हमारे इन दोनों और दोनों प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन की विशेषता तो कर चुके हैं हम पहली क्लासों में, लेकिन यहाँ पर केस की पहचान करनी है कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। तो यहाँ पर राम को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है तो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर राम सब्जेक्टिव केस है और सीता यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ रही होगी। तो अपना इसी प्रकार तीसरा टाइप लेते हैं। दो टाइप हो चुके हैं केसेस के, पहला सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। दोनों की हमने डेफिनेशन से डिस्कस किया, दोनों की पहचान किस प्रकार की जाती है, एग्जाम्पल से देखा हमने ये चीजें। आगे प्रोसीड करें तो तीसरा टाइप होता है, तीसरे टाइप की हम बात करें तो वो होता है, तीसरा टाइप अपने पास में होता है वोकेटिव केस। मतलब नाउन का तीसरा केस है वो है वोकेटिव केस।
वोकेटिव से मतलब है कि एज ए स्पीकर, किसकी बात कर रहा है? एज ए स्पीकर, एड्रेस की बात कर रहा है, संबोधन की बात कर रहा है। अगर कोई बोलने वाला किसी को संबोधित करता है या फिर किसी को नरेट करता है तो वहां पर वोकेटिव केस की जरूरत होती है। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं, तो डेफिनेशन होती है इसकी, नाउन इज यूज्ड एज ए एड्रेस समवन, मतलब अपना क्या हुआ कि किसी नाउन की पहचान इस प्रकार होती है कि कोई एड्रेस करके किसी को संबोधन करके दर्शाया जा रहा है तो वहां पर वोकेटिव केस होता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल होता है अपने पास में राम यू कैन टेक, राम यू कैन टेक, राम यू कैन टेक द बुक्स। और इसको एक स्पेशल केस में यूज किया जाता है, वो है नरेशन। तो यहां पर जैसे राम की बात कर रहा है तो वो नरेट कर रहा है, तो हमें इसकी यहां ज्यादा जरूरत न होकर नरेशन टॉपिक में जरूरत पड़ती है। मतलब वोकेटिव केस है वो यहां भी काम आने वाला है, नाउन के केसेस में भी, लेकिन इसकी अहम भूमिका होती है या मेन रोल माने तो वो होता है आपके नरेशन टॉपिक में। ठीक है, आगे का हम केस लें तो चौथा जो टाइप होता है वो होता है पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस, जो अपनी अलग ही पहचान रखता है इस टॉपिक में। जो तीनों टॉपिक पहले अपने तीनों केसेस पढ़े हैं उनका अलग रोल है, तीनों का एक साथ है तो इसका अपना एक अलग रोल है। तो इसको हम एक जेनेटिव केस भी कह देते हैं, पजेसिव केस को ही जेनेटिव केस कह देते हैं। तो बात करें पजेसिव केस की, तो पजेसिव केस दिखाता है किसको है? ओनरशिप को या फिर बिलोंगिंगनेस को। मतलब यह है कि पजेसिव केस से मतलब अपने को यह निकलता है कि पजेशन की बात कर रहा है, अगला स्वामित्व की बात कर रहा है। जैसे पजेस वर्ड का मतलब ही स्वामित्व होता है, जैसे उसका संबंध दर्शाने की बात करता है या फिर ओनरशिप की बात करता है तो किस केस में होता है? पजेसिव केस में होता है। और एक अलग विशेषता और होती है, वह होती है का के की का संबंध दर्शाता है, तो वो किस केस में होता है? पजेसिव केस में होता है या जेनेटिव केस में होता है। ये अपने को यहां से पढ़ने को मिलता है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होता है राम्स कार। क्या है? राम्स कार। तो यहां पर पजेशन दिखाया गया है कि राम की कार है। यहां पर पजेशन इस शब्द में दिखाया गया है राम्स कार में कि राम की कार है। मोहित पेन, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मोहित पेन, मतलब यह है कि मोहित के पेन को दिखाना यह है कि मोहित पेन उसका स्वामित्व दिखा रहा है, उसकी बात कर रहा है, उससे ओनरशिप की बात कर रहा है। जैसे हम बात करें ये पेन किसका है तो मैं बोलूं ये पेन मेरा है, तो यहाँ पर मेरा शब्द क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखा रहा है कि स्वामित्व दिखा रहा है। तो आगे इसको पोजीशन को डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब दो टाइप से करते हैं, एक लिविंग थिंग के बेसिस पे और एक नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे। आज की लगभग क्लास में हमारा पोजीशन टॉपिक ही रहेगा, पजेसिव केस ही रहेगा कि इसके अलग अलग यूज होते हैं और जहां एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ना कि उन तीनों टॉपिक से पूछकर। अगला एग्जामिनर की जो सीधी नजर रहती है तो इस टॉपिक को रहती है। अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग सवाल, जिस लेवल की एग्जाम होता है उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो पोजीशन अपनी पजेसिव केस अपना टॉपिक बनाकर रखेंगे। चौथा जो टाइप है वो पजेसिव केस है अपना। अब पजेशन केस को हमने बात तो कर ली कि किसकी बात करता है, कि ये स्वामित्व की बात करता है, बिलोंगिंगनेस की बात करता है, ओनरशिप की बात करता है। फिर इसके हम टाइप्स देखें तो पहला टाइप है
लिविंग थिंग के बेसिस पे। लिविंग थिंग से हमें पता चलता है कि कोई भी सजीव वस्तु की बात कर रहा है तो पजेसिव केस में किस प्रकार करता है। इसमें जैसे हमने बात की थी कि नाउन आने के बाद में अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने राम स्पेन एग्जाम्पल में देखा था कि नाउन आने के बाद में अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर लिविंग थिंग के साथ में पोजीशन केस की बात करता है। जैसे हमने और एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, राम स्पेन। तो ये हमारी बात किसके साथ हो गई, पहले केस लिविंग थिंग के बेस पे हो गई। पोजीशन केस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पजेसिव केस को दो टाइप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक लिविंग थिंग के बेसिस पे और एक नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे। दूसरा है नॉन लिविंग। अब बात करें नॉन लिविंग की, तो डिफरेंस ये है लिविंग और नॉन लिविंग में। जैसे यहाँ पर लिविंग थिंग के साथ में देखा तो नाउन के बाद में एस के अपोस्ट्रोफे एस आता है, इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को हम अपोस्ट्रोफे साइन बोलते हैं, अपोस्ट्रोफे। ठीक है, ये कौन सा है, अपोस्ट्रोफे, जो एक नाउन के बाद में उसके पोजीशन शो करने के लिए एस के ऊपर एक कोमा का निशान लगाया जाता है, उसको हम अपोस्ट्रोफे कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ राम स्पेन में लगाया गया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक बार फिर नॉन लिविंग की बात कर ही लेते हैं कि नॉन लिविंग क्या कहता है। तो नॉन लिविंग में होता है कि पहले पोजीशन न दिखाकर, पहले नाउन का पोजीशन दिखाकर उसका ऑफ से रिलेट करता है। मतलब यह है कि पोजीशन शो करके पोजीशन प्लस ऑफ, और उसके बाद में कोई नाउन आता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नाउन आता है तो कोई भी नाउन लेते हैं, जैसे फेंस ब्लेड या फिर टेबल्स लेग, तो ये हमारे पास में दोनों ही केस गलत होते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ में सीधा एस यूज नहीं लिया जाता कि नाउन के साथ में हम उसका एस लगा दें। तो इसको इस प्रकार न लिखकर हम इस प्रकार लिखते हैं कि फैंस ब्लेड का सही जो लिखना है वह यह है कि ब्लेड ऑफ ए फैन, कि ब्लेड ऑफ फैन, मतलब यह है कि फैन की कोई ब्लेड है। यहां पर फैंस ब्लेड लिखना गलत है। टेबल्स लेग को लिखें तो लेग ऑफ टेबल। तो एक बार फिर अपने केस को रिवाइज करते हैं। तो पजेसिव केस को रिवाइज करने के लिए हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, लिविंग थिंग के बेसिस पे और नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे। किस प्रकार किया कि नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस सीधा यूज करते हैं, तो वो किसके साथ करते हैं, लिविंग थिंग के साथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के साथ में करते हैं तो उसको पोजीशन के साथ में ऑफ जोड़कर उस नाउन को रिलेट करवाते हैं, ना कि सीधा अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। यहां तक अपनी बात होती है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे। आगे भी बहुत टाइप है, लेकिन ये दोनों टाइप होने के बाद में इनके कवर ना होने पर कुछ एक्सपेक्शंस है अपने पास में, जो हम देखेंगे कि किस प्रकार वो इन केस में शामिल ना होकर अपना अलग ही नियम बनाते हैं। या नियम नहीं, एक कंसेप्ट बेसिस है कि पहले कंसेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ना कि नियम रटने की। क्योंकि कहीं कहीं इंग्लिश ग्रामर नियम को फेल कर जाती है, लेकिन जो उनका मेन जो उनका कारण है वो जान लेने के बाद में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन नियम बहुत जगह फेल हो जाते हैं, बहुत जगह क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। तो हम कुछ उनको उन एक्सपेक्शंस की बात करते हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उसके बाद में उनको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल अपने पास में है दिल्ली पॉल्यूशन, दहलीज पॉल्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम्पल देखें तो वन डेज लीव, वन डेज लीव, और देखें तो सन्स रेज,
मून्स लाइट, ठीक है। ये अपने पास में कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि न्यू ईयर्स ओकेजन, तो डिस्कस उससे पहले करें तो हम उनको उन नियमों के पर जरा चर्चा करें, तो वो नियम क्या कहते हैं जिनके बेसिस पे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। कि हम देखें दिल्ली पोल्यूशन, तो सही लग रहा है अपने को कि दिल्ली कोई नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग है? नहीं है। इंडिया पोल्यूशन, इंडिया क्या लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नहीं है। तो उससे सोल्व नहीं हो रहा। अपन ने तो यही तो दो केस पढ़े थे, हमने यही दो केस समझे थे कि लिविंग थिंग होता है उसके साथ में सीधा अपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं, और नॉन लिविंग होता है उसके साथ में पोजीशन से पहले ऑफ का यूज करके नाउन को जोड़ देते हैं। तो अपने वो दो केस तो यहाँ फेल हो गए। अब कुछ वो नियम काम में लेंगे जिनसे ये एग्जाम्पल सोल्व करने में मदद मिलेगी। तो वो एग्जाम्पल या वो अपना नियम क्या कहता है कि किसी प्लेस, बात करें किसी प्लेस के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज करना सही होता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो टाइम के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज करना सही माना जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज, पहले मैं बता दूं कि सेलेस्टियल बॉडीज से क्या मतलब है। तो सेलेस्टियल बॉडीज से अपना मतलब यह है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी अपने यूनिवर्स में घूमते हुए बॉडीज है, जैसे मून मान लो, सन मान लो, अर्थ मान लो, जो भी अपने प्लेनेट्स है, सनलाइट्स है, सैटेलाइट्स है, सबके सब क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो फ्लोटिंग बॉडीज इन आवर यूनिवर्स, तो वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। तो उनके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज करना सही माना जाता है। और जो तीसरी देखें वो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, और पांचवा है वो है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब आपने देखा होगा या सुना होगा, मतलब होता है मानवीकरण। और मानवीकरण ये क्या है, अलंकार होता है जिसमें बात कुछ और कही जाती है और समझते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलता है, पढ़ने को हम दूसरी होती है। जैसे इसकी डिफाइन करें तो होता है व्हेन ए नॉन लिविंग थिंग described as a living thing, कहने का मतलब यह है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि वह क्या है, लिविंग थिंग मानी जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करें, इन्हीं रूल्स या फिर इन्हीं अपने जो केसेस हैं, 5 टाइप बताए गए हैं या 5 नियम हैं, तो उनके बेस पे इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां बोला है कि प्लेस के साथ में, कोई भी प्लेस है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। तो दहलीज पोल्यूशन सही है। हमारे को नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बेसिस पे नहीं पता चला था, लेकिन ये रूल अपने को इससे वाकिफ कराता है कि प्लेस के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना सही मान्य होता है। तो दूसरा भी एग्जाम्पल अपना इंडिया पोल्यूशन इस प्रकार ही है कि इंडिया एक प्लेस है और प्लेस के साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, तो यह भी सही है। आगे देखें, 1 डेज लीव, टाइम आ रहा है, डेज के साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। यहां पर देखा कि टाइम के साथ में एस का यूज करना सही माना जाता है। अब सन्स रेज, सन्स की बात करें तो सन एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी है मतलब यूनिवर्स में कहीं ना कहीं फ्लोट कर रही है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही होगा कि सन्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए मून स्लाइड, मून भी अपने पास में क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो इसका भी एस होना सही मान्य होगा। न्यू ईयर्स ओकेजन, ईयर्स का मतलब टाइम से है,
ईयर मान्य भी होगा। इस प्रकार हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे इसलिए समझना जरूरी था कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बेसिस पर इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कुछ अपने नियम हैं जो इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा मानना भी सही होता है। चलो आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद में करते हैं शुरू। कि हमने यहां तक यह तीन टाइप या तीन रूल तो अपने काम में ले लिए, तीन के तो एग्जांपल देख लिए अपन ने कि प्लेस का हो गया, टाइम का हो गया, सेलेस्टियल बॉडी का हो गया। तो हम आगे देखें तो एग्जांपल होता है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ से मतलब अपना यह है कि ये एक ईडियम है। बता दूं कि ये एक ईडियम है। ईडियम हमारे एक सिलेबस का टॉपिक भी है जो वोकेब का पार्ट होता है, और यहाँ पर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। कोई भी वोकेब देकर हमारे को उसका अर्थ पूछ लेता है। वो इसका ईडियम का मतलब ये होता है मुहावरे। हिंदी में बात करें तो ईडियम का मतलब होते हैं मुहावरे, जिनको हमारे अर्थ याद करना पड़ता है। इस प्रकार एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है ए नैरो स्पेस, ए नैरो स्पेस। तो हमारे को यहाँ पता नहीं चल रहा एट आर्म्स लेंथ क्या कहना चाहता है। आर्म का मतलब होता है भुजाएं, लेंथ होती है उसकी लंबाई। तो इससे पता नहीं चल रहा क्या बात कहना चाहता है, लेकिन ये पता है कि ए नैरो स्पेस का मतलब होता है संकरा, मतलब छोटी जगह है, कम जगह है। ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, और इडियोमेटिक फ्रेज यहाँ पर हमने रूल में लिखा है कि कोई भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। तो ये अपना इसका एक एग्जाम्पल हो गया। आगे बात करें द कोर्ट्स ऑर्डर। द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स का ऑर्डर यहां पर भी एक ईडियम है, इसके साथ में एस होना सही मान्य होगा। अगला यूज करें तो फॉर ऑनर सेक। फॉर ऑनर सेक ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब हमने देखा था कि एक लिविंग थिंग को इस तरह डिस्क्राइब करना कि नॉन लिविंग थिंग को इस तरह डिस्क्राइब करना कि वो एक लिविंग थिंग लगे। तो इस एग्जांपल में भी यही बात कहना चाहता है। तो इसके साथ में एस का अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना सही मान्य होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं अपने कुछ। ये देखें इस प्रकार के टाइप देखें, कुछ रूल थे उनके बेसिस पे एग्जांपल्स थे जो हर एक एग्जाम को कवर करते हैं। बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसे एग्जांपल पूछे जाते हैं जो हमने देखे हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पर हम ऐसे बेसिस एग्जांपल्स नहीं माने, बेसिक एग्जांपल ही होते हैं। ऐसे एग्जांपल उनसे हम सोल्व नहीं कर पाते, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाती। उनकी डेफिनेशंस यही कहती है कि जो भी लिविंग थिंग है उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस सीधा यूज कर सकते हैं नाउन के साथ में, और नॉन लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफी एस का यूज ऑफ लगा के उसका पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो ही यूज कर सकते हैं। और ये हमने कुछ रूल देखे जिनकी रूल की हम एक बार फिर से बात करें तो टाइम या फिर कोई भी प्लेस, इडियोमेटिक फ्रेज या पर्सोनिफिकेशन, इनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं पजेसिव केस को साउंड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साउंड की साउंड किस प्रकार का आता है और उसके अकॉर्डिंग पजेसिव केस का अपोस्ट्रोफी एस का यूज किस प्रकार किया जाता है। जैसे हम बात करें कि कोई नाउन है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, उसके साथ में एस साउंड दिया जाता है तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि कोई भी नाउन ले लिया राम और उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं रामस्कार। क्या सही है? सही है। हमने पढ़ा है कि कोई भी नाउन आता है उसके साथ में एस का यूज हो सकता है। हाँ जी, लिविंग थिंग है, कोई भी पर्सन का नाम है तो राम का यूज अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं राम के साथ में। तो ऐसे कहना सही मान्य होगा अपने लिए। अगर दूसरा हम इसका केस देखें
कि कोई भी राम के साथ में, नाउन के साथ में एस यूज करके उसका पोजीशन दिखा रहा है तो वहां पर हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं तो होता है मेंस वियर। क्या सही है? जी सही है। आप कहोगे अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, किसी भी लिविंग थिंग के साथ में एस का यूज करना, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना सही मान्य होता है। लेकिन इसका दूसरा जो केस बनता है कि एक तो बन गया नाउन प्लस साउंड, नाउन प्लस एस अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन अब बात करें कि दूसरा जो केस उसकी बात करें तो वो होता है कि ऐसा नाउन, कैसा नाउन? ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस की ध्वनि आ रही हो, मतलब श की ध्वनि आती है, कि लास्ट में श की ध्वनि आती है, तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है या नहीं होता। ये एक रूल है जिसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी नाउन दे दिया जिसके लास्ट में एस साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई? साउंड आ रहा है। किसकी? एस की ध्वनि आ रही है। बार बार मैं बोलने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता कि इसके लास्ट में एस आ रहा है या स आ रहा है। कोई भी शब्द होते हैं तो बोलकर देखना होगा कि लास्ट में कैसा साउंड उत्पन्न हो रहा है, स की ध्वनि दे रहा है, तो वो किस में किस प्रकार यूज किए जाते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज होता है या नहीं होता है, देखते हैं। वो जिसको एस साउंड को हम बोले तो बोलते हैं हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं? हिसिंग साउंड। जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है या स की ध्वनि निकलती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो रमेश, रमेश कार। दूसरी बात करें पारस, पारस होम। ये अपने पास में दो एग्जाम्पल हो गए। तो हमने देखा इनके लास्ट में एस आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, तो इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है या नहीं, या किस प्रकार लिखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, एस न लगाकर सिर्फ इसके अपोस्ट्रोफे का साइन यूज में लेते हैं। अपोस्ट्रोफे का साइन जो कोमा है वही यूज लिया जाता है। जैसे हमने यहां देखा रमेश कार, तो ये हो गया रमेश कार। मतलब यह है कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस के ऊपर जो पहले उस एस से पहले कोमा का यूज करते थे वो तो यूज करते हैं, लेकिन एस जो लिखते थे जैसे रामस्कार तो एस लिखते थे, वो एस हटा दिया जाता है। किसके बेसिस पे? जब नाउन के अंत में हिसिंग साउंड आ रहा है, किसी भी शब्द के लास्ट में हिसिंग साउंड आता है तो उसको एस को हटा दिया जाता है और अपोस्ट्रोफी सिंगल कोमा का यूज किया जाता है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो पारस, पारस होम। यहां पर भी लास्ट में एस है, हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया। इसमें दो एस आ रहे हैं कि लास्ट में एस से खत्म हो रहा है और दूसरा अपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस को हटा दिया जाता है, सिर्फ कोमा का यूज किया जाता है। तो हमने इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल्स देखे। जैसे एक और देखे एग्जाम्पल, तो बात करें कैंडिडेट्स। कैंडिडेट एक वर्ड होता है, कैंडिडेट्स कॉपी, कैंडिडेट्स कॉपी। एक माइन्यूट सा चेंजेस कर रहा हूं मैं, पहचानने की कोशिश करना जरा कि कौन सा सही है। तो हमने ये देखा कि इसमें ई एस आ रहा है, ई के बाद में एस का यूज, मतलब ई के बाद में अपोस्ट्रोफी का यूज करके एस का यूज कर रहा है, तो ये लिखना तो अपने लिए सरासर गलत है, क्योंकि सिंगल कैंडिडेट की कॉपीज तो होती नहीं, कैंडिडेट तो बहुत सारे होंगे, इसको प्लूरल नाउन बनाएंगे तो एस का यूज तो होना जरूरी है, लेकिन ये तो साफ गलत लिख रहा है। दूसरा देखे तो कैंडिडेट्स कॉपी की बात करें तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, ये लिखना भी गलत है क्योंकि डबल एस आ रहा है। हमने बात कर ली कि एस के आने के बाद में अपोस्ट्रोफी नहीं आना चाहिए। तीसरे की बात करें तो डबल एस आ रहा है, यह गलत है। तो इसका सही लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार होगा,
कैंडिडेट्स कॉपी। जैसे हमने पारस देखा है, रमेश देखा है, इनके यूज से पहले इस एस को नहीं हटाना है क्योंकि ये तो कैंडिडेट का एस है, कैंडिडेट्स वर्ड का एस है, तो इस एस को नहीं हटाना है। अपने को तो अपोस्ट्रोफी एस को हटाना है। इसके एस को न हटा करके अपोस्ट्रोफी के साथ में जो एस आता है उस एस को हटाने की बात की जा रही है। तो इसका सही तरीका लिखने का अपना ये होगा। आगे बात करें तो पजेसिव केस बहुत बड़ा केस है, लेकिन अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हर एक एग्जाम, जैसे कोई भी एसएससी कंडक्ट करवाता है तो मेनली एग्जाम्स में ये नाउन से क्वेश्चन पुट आउट होता है, तो इस पजेसिव केस से पुट होता है क्योंकि बड़ा केस है, अच्छा अपनी जगह रखता है और नंबर भी काफी अच्छे यहाँ से क्वेश्चन, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो भी बड़े अच्छे आते हैं। आगे बात करें तो वही पजेसिव केस रहेगा अपना, और पजेसिव केस के कुछ वर्ड्स हैं जो पोजीशन शो करते हैं, अपने आप में ही वो पजेसिव शो करते हैं। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, इनके साथ में एस का यूज करना गलत है या सही है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं वो। माई, योर, इट, इट्स, दे, हर या फिर हिज, ये कुछ शब्द है। माई, योर, आवर भी काउंट होता है इसमें। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर, ये कुछ शब्द है जिनके साथ में क्या शो नहीं होता, ये पोजीशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? पोजीशन को शो करते हैं। ये वर्ड्स पोजीशन को शो करते हैं। पोजीशन को शो करने वाले शब्दों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो अपने आप में पोजीशन का मीनिंग देते हैं। तो हम तो बात कर रहे थे, यही तो हमने पढ़ा है कि एस को यूज किस लिए किया जाता है। तो एस को, उसका मेन काम ही वही है कि उसका क्या दिखाना है, उसको पोजीशन दिखाना है, उसको स्वामित्व दिखाना है, उसको उसका रिलेट करवाना है, वो मतलब ओनरशिप दिखानी है, उसका खुद का होने का बात करने की शो करना है। तो यहां पर करना अपना अपोस्ट्रोफी एस करना सीधा सीधा गलत होगा क्योंकि ये तो खुद पजेसिव वर्ड्स हैं, खुद पोजीशन शो करते हैं, तो इनके साथ में करना तो सुपरफ्लोज की कंडीशन बन जाती है जो कि एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि उनके साथ में वो खुद, मैंने बता दिया आपको कि योर्स फेथफुली है। एग्जांपल दूं, योर्स फेथफुली हमने बहुत छोटी क्लासों में यूज किया है, एप्लीकेशन के नीचे यही लिखते थे, तो सरासर गलत लिखते थे हम कि योर्स होता ही नहीं है क्योंकि एस करना गलत है। क्यों? योर तो खुद वहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, पोजीशन शो करने की बात कर रहा है। तो योर्स फेथफुली, योर्स फ्रेंडली, योर्स ओबीडियंटली, ये वर्ड्स बहुत यूज लेते थे, आज के बाद में नहीं लेना है क्योंकि वो गलत होते हैं। चलिए जी, पोजीशंस और थोड़ा कुछ टॉपिक्स हैं या फिर एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के वो एग्जाम्पल है जिसमें पोजीशन केस शो करना है। भाई ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये शब्द पोजीशन शो करते हैं, तो इनके साथ में तो पोजीशन या पोजेसिव केस लगाना बहुत गलत है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना एरर मान्य होता है। क्योंकि मैंने बार बार यही बता रहा हूं कि ये शब्द कौन कौन से, माई, योवर, आवर, इट्स, हर, हिज, देयर, ये सब किसको शो करते हैं? पोजीशन को शो करते हैं। पोजीशन को शो करते हैं तो इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हम। चलिए जी, कुछ एग्जांपल्स या फिर एक और कंसेप्ट है अपना। कंसेप्ट इस प्रकार है, कुछ समझने की अपने को इसमें बात करनी है कि कोई भी कंपाउंड से, मतलब कंपाउंड से मेरा मतलब यह है कि कोई भी 2-3 शब्दों से एक सेम मीनिंग निकालने की कोशिश करता है या फिर 2-3 शब्दों को जोड़कर एक
मीनिंग में पिरोने की कोशिश करता है, उसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है, तो उसके यूज में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां पर करते हैं? अपोस्ट्रोफी का तो यूज होता है अपने पास में, लेकिन किस शब्द के साथ में करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। द ब्रदर इन लॉ, एग्जाम्पल अपना यह है, द ब्रदर इन लॉ, हम सबके साथ में एस लगा लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि कौन सा एस नहीं हटाना है और कौन सा रखना है। ब्रदर्स इन लॉज, कि यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है। कार वॉज स्टोलन, दूसरा एग्जाम्पल ले तो दूसरा एग्जाम्पल है द चेयर, the chairs person speech is audible। ठीक है, इस प्रकार तीसरा एग्जाम्पल ले, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, the members of parliaments sections will be divided। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हुए अपने पास में। एक और ले लेते हैं, चौथा, राम माई नेबर्स, राम्स माई नेबर्स, राम्स माई नेबर्स हाउस सेट ऑन ए स्ट्रीट। ये कुछ एग्जाम्पल हुए अपने। कंसेप्ट अपना ये कहता है कि कोई शब्दों से मिलकर, कोई शब्द जैसे ब्रदर्स इन लॉज, मतलब ये एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब यह है कि 2 या 3 शब्दों से मिलकर एक शब्द को, जैसे इसका एक साथ मीनिंग निकलता है कि ब्रदर्स इन लॉज। ब्रदर्स इन लॉ का मतलब होता है कि कोई भी, मतलब ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है भाई, जो मतलब मामा का भाई, चाचा का भाई। इसका मतलब ये निकलता है कि चाचा का भाई है, उसकी कार चोरी हो चुकी है। तो ये मतलब अपना ये है कि कंपाउंड से कहने का मतलब मेरा ये था कि 2 या 2-3 शब्दों से मिलकर बनने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंपाउंड कहते हैं। उन कंपाउंड से बनने वाले न्यू वर्ड को, जैसे ये न्यू वर्ड बन रहा है कि ब्रदर्स इन लॉज, अलग अलग इसका हम अगर हिंदी अर्थ करें तो द ब्रदर्स, मेरा भाई, द ब्रदर्स, माई ब्रदर्स इन लॉज, माई ब्रदर इन लॉज। या क्या कहना चाहता है? तो यहां पर सेंटेंस अपना गलत हो रहा है कि माई ब्रदर्स इन लॉज, कि मेरा भाई, इनका मतलब होता है अंदर, लाज का मतलब होता है कानून, तो अर्थ कुछ अलग निकल रहा है। लेकिन इसका कंपाउंड बनाने के बाद में अर्थ सही निकल रहा है कि मेरा मामा का लड़का, जिसकी, मेरे मामा का भाई, मतलब मेरे मामा का लड़का जो मेरा भाई है, उसकी कार चोरी हो चुकी है। तो ये सही अर्थ देता है। तो मेरा मतलब ये है कि ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बनता है। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, जिसका लास्ट का एलिमेंट होगा उसके साथ में एस आएगा। मतलब आंख बंद करके देख लेना है कि तीनों में से कौन सा लास्ट का है, उसके साथ में एस लगाना है। तो ब्रदर्स के साथ लगाना गलत है, लाज के लगाना सही है। कुछ टीचर्स या कुछ एक बुक्स में हम देखते हैं कि कुछ अलग ही कंसेप्ट यूज में लेते हैं, जो कि अपना एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं होता, वहां से गलत होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन ये एक सही फॉर्मूला है कि लास्ट का जो एलिमेंट है, कहने का मतलब ये है लास्ट के एलिमेंट से, कि जो लास्ट का वर्ड है कि कंपाउंड बन रहा है, उसके अंदर लास्ट का वर्ड है, तो उसको उसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करना सही होगा। यहां पर एस के साथ नहीं होगा, चेयर्स के साथ में नहीं होगा। द चेयर पर्सन हो गया, पर्सन के साथ हो जाएगा। यहां पर देखा द मेंबर्स के साथ में एस नहीं लगता। पार्लियामेंट्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। देखिए यहां देखिए राम्स माई नेबर्स, तो यहां पर देखिए तो राम के साथ में एस अपोस्ट्रोफी एस गलत है,
नेबर्स के सही माना जाएगा। मतलब एक बार फिर रिवाइज करवाता हूं अपने कंसेप्ट को। कंसेप्ट यह है कि कोई भी कंपाउंड से मेरा मतलब यह है कि नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स आते हैं उनमें लास्ट का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अपना पॉजेसिव केस कंप्लीट होता है आज। और पॉजेसिव केस में कुछ अच्छे बढ़िया बढ़िया रूल्स हैं जिनके अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी एक अच्छा है, जो डिफेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि ब्रदर इन लॉ सही है या ब्रदर्स इन लॉ सही है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है, सीधा सीधा पूछता है कि कौन से में अपोस्ट्रोफी एस का सही यूज किया गया है, अपने को वहां पर चुनना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला यह है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं कि 3-4 शब्द तो जरूर देगा, जैसे हमने देखे नेबर्स, राम्स नेबर या फिर ब्रदर इन लॉज। तो इस प्रकार के शब्द जो ग्रुप में आए उनमें जो लास्ट का एलिमेंट है वही अपने को चुनना है और उसी के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। तो आज की क्लास में हमने नाउन के पॉजेसिव केस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और बहुत बढ़िया तरीके से इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश की। और अगली क्लास में अगर बात करें तो हम यूनिट पे डिस्कस करेंगे, जहां हमने टॉपिक छोड़ा था विजिबल और फेल्ड कंडीशंस को देखा था और यूनिट की बात करनी बाकी थी। तो आज अपना विजिबल और फेल्ड कंडीशंस दोनों कंप्लीट होते हैं। इसमें पॉजेशन केस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं।